नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा की बड़ी खबर से। गोरखपुर में मासूम की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री नाराज हैं। ये इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे दें। मुख्यमंत्री नाराज हैं। मुख्यमंत्री ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, सख्त निर्देश दिए हैं और बताया जा रहा है कि सीएम ने एडीजी गोरखपुर जोन को फोन कर फटकारा भी है। एडीजी गोरखपुर जोन को फटकार लगाई है। पीड़ित परिवारों को 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई राज्य सरकार करवाएगी। ये भी एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें कि राज्य सरकार ने मन बनाया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पर आपको और ज्यादा अपडेट्स और जानकारियां देंगे। वीरेश, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री की नाराजगी के बारे में बताएं और उसके बाद परिवार को किस तरह की मदद देने का ऐलान किया गया वो भी। गोरखपुर मुख्यमंत्री का कर्म क्षेत्र है और उनका भावनात्मक लगाव है उस इलाके से और हर गांव और हर व्यक्ति से उनका जुड़ाव है। और ऐसे में ये जो दुखद घटना हुई है जिसको लेकर मुख्यमंत्री बेहद नाराज और दुखी है। मुख्यमंत्री ने एडीजी गोरखपुर जोन दावा शेरपा से अपनी नाराजगी जाहिर की है, उनकी क्लास लगाई है और कहा है कि ऐसी अप्रिय घटनाएं इलाके में कैसे हो गई, ये अक्षम्य अपराध है मुख्यमंत्री के हिसाब से। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो अपराधी हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, जो पकड़े गए हैं, इसमें जो संलिप्त जितने लोग होंगे उन पर एनएसए लगाया जाएगा। शासन ये कार्रवाई करने जा रही है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री की पहल के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी ताकि जो अपराधी हैं, जो अन्यायी हैं, उनको सजा मिल सके। मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं और 5 लाख रुपए जो परिजन है उनको देने की बात की गई है। तो ये पूरी जो घटनाक्रम है उसको खुद संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री एक एक पल की जानकारी ले रहे हैं और अधिकारियों से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर। जी वीरेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उन पर पहले तो रासुका लगाने की तैयारियां हैं। एनएसए के तहत बताया जा रहा है कि उन पर कार्रवाई होगी। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और सख्त निर्देश दिए कि इस तरह की घटनाएं अक्षम्य है। दरअसल 5वीं क्लास में पढ़ने वाले मासूम बलराज का पहले अपहरण किया गया। 14 साल के इस मासूम को अगवा करके 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने तेजी तो दिखाई, लेकिन 24 घंटे में अपराधियों के पकड़े जाने पर भी मासूम की जिंदगी नहीं बच पाई। अब इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी की माने तो बच्चे के गले पर रस्सी कसने के निशान मिले हैं। बाकी असल कारणों का पता तो पोस्टमार्टम के बाद ही चलेगा। तो 14 साल का मासूम जिसे मौत के घाट उतार दिया, इन बदमाशों ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी इन अपराधियों ने। और इसमें लगातार गाइडेंस मिलता रहा। हमारे सीनियर ऑफिसर्स लगातार इसमें लगे रहे कि कैसे भी करके हमें इस घटना को सामने लाना है। और हमने रातों रात इसमें कार्रवाई करते हुए आज दोपहर में हमें दयानंद नाम का व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ में ये सामने आया और उसने कबूला कि डेड बॉडी कहाँ पर है और कैसे मारा है। तो उसकी निशानदेही पर आज डेड बॉडी शाम को बरामद हुई, आपने देखा। और उसने पूरी घटनाक्रम यही बताई है कि कल दोपहर में उस बच्चे को वहाँ से उन्होंने उठाया। सभी लोग लोकल हैं यहाँ पर, आसपास के उसी गांव के रहने वाला एक जो निखिल भारती नाम का लड़का है, वो उसी के साथ रहता है, उसके साथ में ही इसको उठाया गया। साथ में अजय नाम के एक व्यक्ति के दुकान में उसको रखा गया और वहीं पर ही इसकी मर्डर हो गया, कर दिया गया इन लोगों ने। और इसमें अभी 2 वांछित और हैं। कुल टोटल 5 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, 3 जिसमें हत्या में शामिल रहे हैं और 2 का रोल जो है हमें अभी दिख रहा है सिम का प्रोवाइडर है। चूँकि अभी ही घटना का खुलासा थोड़े घंटे हुए हैं, अभी विवेचना हमारी चल रही है और हम किसी को भी इसमें नहीं बख्शेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस का वही रटा रटा बयान कि विवेचना चल रही, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
गाइडेंस मिली, यानी कि पीठ भी थपथपाई कि हमने खुलासा भी कर दिया मामले का। नीरज श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नीरज, पुलिस भले ही पीठ थपथपाए और ये कहे कि हमने तो खुलासा कर दिया घटना का, लेकिन पुलिस पर उठ रहे सवालों की संख्या कम नहीं हो जाएगी। दूसरी तरफ इस मामले में पहले इन अपराधियों के बारे में बताएं नीरज, क्या ये परिवार को जानते थे, क्या ये जानकार थे, क्या ये गांव के थे, कौन थे बदमाश, किस तरह से प्लानिंग इन लोगों ने की किडनैप करने की, और उसके बाद खुलासा कैसे हुआ? देखिए, आपको बता दें राजीव कि ये जो अपराधी हैं ये नए चेहरे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही है इस वैश्विक महामारी में जो युवा बेरोजगार हैं उनको कुछ नहीं सूझ रहा है, और अचानक से अधिक पैसे कमाने की जो होड़ है उसमें ये अपराधी बने हैं। तो जहां प्रदेश में जिस तरह से लगातार एनकाउंटर हुए, तो एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये नए चेहरे जो हैं, जो अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं, इनको कैसे रोक पाएंगे जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। और ये उसी गांव के हैं, एक लड़का उसी गांव का रहने वाला है जो बताया जा रहा है। और जिस तरह से इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया, ये भी एक तरह से कटघरे में खड़ा करता है सरकार को, पुलिस प्रशासन को। और ये क्या कि पीठ थपथपा लेना कि हमने 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा कर दिया है, इससे पुलिस का रोल खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि जिसका बच्चा मर गया वो बच्चा वापस नहीं आ सकता। इसमें कोई नीरज शक नहीं है। आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सवाल यही है कि पीठ थपथपाने का फायदा क्या, बच्चा किडनैप ही कैसे हुआ, ये सवाल अब भी बना हुआ है। यूपी सरकार पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार हमला कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ट्वीट करके निशाना साध रहे हैं, और हर दिन गुंडा राज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये नया हमला बोला है। गोरखपुर और कासगंज को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये निशाना साधा है। प्रियंका ने लिखा कि सिर्फ दिखावे के लिए ट्रांसफर हो रहा है, यूपी में जंगल राज बढ़ता जा रहा है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने निशाना साधा है प्रदेश की योगी सरकार पर। ट्वीट उन्होंने किया, ट्वीट करके प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि क्या यूपी के मुखिया ने खबरें देखना छोड़ दिया है? क्या गृह विभाग में बैठे लोगों को ये घटनाएं दिखना बंद हो गई हैं? उनके सामने ये खबरें क्या नहीं जाती हैं? ये सवाल उन्होंने पूछे। और यूपी में हर दिन गुंडा राज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। ये ट्वीट किया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। उन्होंने आगे लिखा कि सीएम के गृह क्षेत्र में यानी गोरखपुर में अपहरण की घटना घटी है। कासगंज में हत्याकांड, कासगंज में 3 लोगों की मौत हुई है। और इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा आगे लिखते हैं कि लेकिन दिखावे के लिए ट्रांसफर के अलावा कुछ और होता ही नहीं है, जंगल राज बढ़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, गाजियाबाद का रुख करें, जहां पर सूटकेस में शव मिलने का मामला है। सूटकेस में शव मिला था, और आपको बता दें कि सूटकेस में मिले युवती के शव की पहचान की गई है, और अलीगढ़ की रहने वाली ये मृतका बारिशा बताई जा रही है। इसका नाम बारिशा बताया जा रहा है, जिसका शव सूटकेस में मिला। और कुछ वक्त पहले बुलंदशहर में युवती की शादी भी हुई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ विपिन तोमर संवाददाता जुड़ गए। विपिन, बताइए कौन है ये महिला, हत्या करने वाले कौन थे, क्या कुछ जानकारियां मिली हैं अभी? देखिए, कल बेहद सनसनीखेज मामले में एक सूटकेस में शव मिला था। सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक पे आए थे तब उन्होंने देखा था एक सूटकेस में एक युवती के बाल निकले हुए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस मौके पर पहुंची थी। उसके बाद जो बेसिक प्रोटोकॉल होता है पुलिस का, वो फॉलो किया पुलिस ने। इसका जो फोटो है वो आसपास के जिले और राज्यों में दिया। तो दिल्ली के उत्तम नगर में रहने वाली एक महिला ने इसकी शिनाख्त की। उसके बाद पता चला कि ये युवती जो है बारिशा अलीगढ़ की रहने वाली है, और बुलंदशहर में कुछ समय पहले इसकी शादी हुई थी। और 25 जुलाई को बुलंदशहर नगर कोतवाली में लापता होने और दहेज हत्या का मुकदमा इसके परिजनों ने दर्ज करवाया था। अब ये पूरा मामला बुलंदशहर कोतवाली को सौंप दिया है गाजियाबाद पुलिस ने, और उसकी आगे की तफ्तीश जो है वो बुलंदशहर कोतवाली से की जाएगी। जी विपिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बड़ी खबर कन्नौज से। कन्नौज में भीषण सड़क हादसे से कोहराम मच गया है और ट्रक से तेज रफ्तार कार टकराई। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको कन्नौज से हम दे रहे हैं। सड़क हादसा हुआ है, ट्रक से तेज रफ्तार कार टकराई है। कार में 2 लोग फंसे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने जिनको निकाला, और हादसे के बाद से कंडक्टर और ड्राइवर भाग निकले। ये बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 91 छिबरा मऊ में हादसा हुआ है। ट्रक से तेज रफ्तार कार जा टकराई, और कार में ही 2 लोग फंस भी गए टक्कर के बाद, क्योंकि बुरी तरह से ये फंस गई थी। टक्कर के बाद 2 लोग फंसे हुए, और उसके बाद उन दोनों को स्थानीय लोगों ने निकाला है। घटना के बाद से ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर भाग निकले। छिबरा मऊ में नेशनल हाईवे 91 पर यह जबरदस्त भीषण हादसा हुआ है।
फंसे हैं भैया। हाँ तो हादसे की तस्वीरें हैं। तेज रफ्तार ट्रक और ट्रक से टकरा है ये कार की टक्कर, और फंसे हैं भैया। 2 लोग भीतर फंसे हुए थे। वो तो राहत की बात है कि जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो पहुंच गए वक्त पर और उन्होंने फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला और जो ट्रक ड्राइवर है, जो उसका खलासी है, वो भाग गए, वो फरार हो गए। हाँ यूपी में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 3578 3578 नए मरीज मिले। एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ मरीज मिले यूपी में। अब से पहले इतने मरीज एक दिन में कभी यूपी में नहीं मिले। 3578 का यह आंकड़ा, 31 मौतें भी हुई हैं और आंकड़ा 70,000 के पार जा चुका है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में अभी भी हालत आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहे हैं। एक्टिव केसेस ज्यादा हैं और केसेस दिनों दिन आ रहे हैं। संख्या में कमी नहीं हो रही है। जहां पर एक दिन में 312 मरीज लखनऊ में मिले हैं और सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस की हम बात करें वो भी लखनऊ में ही है। राजधानी लखनऊ इस वक्त कोरोना कैपिटल, कोरोना हब बनता चला जा रहा है। लगातार केसेस लखनऊ में आ रहे हैं और ये चिंताजनक बात है। लखनऊ के कई इलाकों को अगर हम बात करें तो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, लॉकडाउन किया गया, लेकिन उसके बाद भी कंट्रोल केसेस नहीं दिख रहे हैं। इस खबर पर संतोष शर्मा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। संतोष, आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि इसके पीछे हम देखें तो एक रिकॉर्ड योगी सरकार के नाम ये भी बना है कि 1 लाख टेस्टिंग उन्होंने की है, जो अब कोई दूसरा राज्य नहीं कर पाया है। लेकिन ये केसेस चिंताजनक कि इसमें कमी नहीं हो रही है, ये लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कल एक रिकॉर्ड बनाया कि एक दिन में 1,06,000 से ज़्यादा मरीजों की टेस्टिंग की गई। अपने आप में रिकॉर्ड है। देश के किसी भी राज्य में एक दिन में इतने ज़्यादा टेस्ट नहीं हुए। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कोरोना का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सबसे ज़्यादा कोरोना का कहर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर 24 घंटे के अंदर देखा जाए तो सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में राजधानी लखनऊ में 312 केसेस आए। अभी तक 3,497 मरीज सिर्फ लखनऊ में हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3,578 मरीज आ गए 24 घंटे के अंदर। तो यानी कि स्थिति कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। अभी तक उत्तर प्रदेश में 26,000 से ज़्यादा लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं जो कोरोना से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 1497 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। तो अपने आप में भयावह आंकड़े हैं। इस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। सरकार हालांकि इस पूरे मामले में कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो। एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि टेस्टिंग की वजह से जो आंकड़े हैं बढ़ रहे होंगे, लेकिन टेस्टिंग की वजह से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, आप रोक नहीं पा रहे हैं। वो संक्रमण तो फैलता ही जा रहा है। आप टेस्टिंग नहीं करेंगे तो लोग मरेंगे। यानी कि टेस्टिंग की वजह से आपका आइडेंटिफिकेशन तो हो रहा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उत्तर प्रदेश में लगातार हालात भयावह होते जा रहे हैं। क्या राजधानी लखनऊ, क्या कानपुर, क्या नोएडा, क्या गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई शहर नहीं जहां पर कोरोना के मरीज भर्ती ना हो रहे हो, जहां पर कोरोना का संक्रमण बढ़ता ना जा रहा हो। जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो इस पर कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है कि टेस्टिंग बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं? तमाम कोशिशों के बाद भी इस पर मंथन करने की जरूरत है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। 15 अप्रैल को मुरादाबाद के नवाबपुरा इलाके में कोरोना योद्धाओं पर पत्थरबाजी हुई थी। पत्थरों से हुए हमले के आरोपियों के बचाव में अब समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर सैयद तुफैल हसन खुलकर सामने आ गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर सांसद की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा एसएसपी से मुलाकात की गई। इस प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत में यह दावा किया कि पत्थरबाजों ने दंगाइयों पर पथराव किया था, न कि डॉक्टर्स पर या पुलिस के ऊपर। आपको यह बताते हैं कि नवाबपुरा इलाके में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और पुलिस की टीम पर 15 अप्रैल को हमला हुआ था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 45 लोगों को जेल भेज दिया, जिसमें 2 लोगों पर एनएसए के तहत, रासुका के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता का ऐसे लोगों के पक्ष में आ जाना, ऐसे लोगों के साथ में आ जाना जिन्होंने पत्थरबाजी की हो, सवाल उठाता है। एक मसला महिलाओं का हुआ। महिलाएं उस स्पॉट से तकरीबन 300 मीटर दूर थी और वो जो पत्थरबाजी हो रही थी
वो पत्थरबाजी कुछ दंगाइयों के ऊपर हो रही थी, ना कि डॉक्टरों के और पुलिस के ऊपर हो रही हो। बहुत से लोग ऐसी धाराओं में चले गए हैं जिसमें उनको नहीं जाना चाहिए था। हमसे कप्तान साहब ने इस बात को कहा है कि सबके साथ इंसाफ होगा और हम पूरी इंक्वायरी करके इस मसले को भी कराएंगे। और इस खबर पर बलराम पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बलराम, एसटी हसन का पत्थरबाजों और दंगाइयों से ये जो प्रेम अब आया है सामने और खुलकर आया है, इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं कि क्यों सैयद तुफैल हसन साहब ये चाहते हैं कि इन पत्थरबाजों पर कार्रवाई ना हो और क्यों वो अब बिना जांच के क्लीन चिट उनको दे रहे हैं, बताएं। देखिए राजीव, 15 अप्रैल को जिस तरीके से मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में ये खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें जो स्वास्थ्य विभाग की टीम थी, डॉक्टर्स थे, वो घायल हुए थे। हालांकि उसके बाद पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज करते हुए 40 से ज़्यादा लोगों को जेल भेज दिया है। 2 लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की है और यही वजह है कि जो समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन, वो एसएसपी से मिले अपने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ और उन्होंने ये दावा किया कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, दरअसल वो लोग इस घटना के दोषी नहीं हैं। उन्होंने दंगाइयों के ऊपर पथराव किया था, ना कि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम के खिलाफ। हालांकि एसएसपी ने साफ कह दिया कि हमारी जांच चल रही है, जांच में जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी और ना ही किसी को द्वेष भावना से फंसाया जाएगा। लेकिन जिनके खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे उनको बख्शा भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो घटना हुई है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इसमें कोई शक नहीं, ये विडंबना ही है। बिल्कुल बलराम, ये विडंबना ही है कि जो स्वास्थ्यकर्मी सेहत देने के लिए जगह जगह जा रहे थे, उन स्वास्थ्य कर्मियों पर पहले तो पत्थरबाजी होती है और उससे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि वो जनप्रतिनिधि जिनको जनता चुनती है इस उम्मीद से कि कुछ अच्छा करेंगे, वो उन दंगाइयों के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अयोध्या को बहुत बड़ी सौगात देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 500 करोड़ की सौगात देंगे और 326 करोड़ 28 लाख की परियोजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें कि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो सौगात देने वाले हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। 500 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं और शिलान्यास करेंगे 326 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का, जबकि 161 करोड़ 53 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण भी वो करने वाले हैं। तो लोकार्पण और शिलान्यास होगा। ये बहुत बड़ी खबर। तो अयोध्या को 500 करोड़ की सौगात मिलने वाली है और कितनी बदलेगी अयोध्या, इस सौगात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अयोध्या केंद्र में रहती थी, राजनीति के भी, सामाजिक हर एक दृष्टि से, लेकिन वहां पर कुछ हो नहीं पाता था, लेकिन अब उसको पूरी तरह से बदला जाएगा। कहां पर लोकार्पण का कार्य होगा देखिए। लक्ष्मण किला घाट, नए बस स्टैंड, यहां काम होगा। मंडलीय चिकित्सालय में प्लास्टिक सर्जरी, बर्न यूनिट भी अब होगा। ये सारे काम होने वाले हैं अयोध्या में। शैलेश अरोड़ा, सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता का। शैलेश, 500 करोड़ की सौगात, पहले तो आप इसके बारे में दर्शकों को बताएं और उसके अलावा लोगों की नजरें इस बात पर भी हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि अयोध्या में क्या काम चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले। तो दोनों ही खबरों पर आराम से विस्तार से जानकारी दें। राजीव, देखिए 500 करोड़ की ये बात लगातार हम लोग बता रहे हैं कि जब भी पीएम मोदी आएंगे तो अयोध्या नगरी को करोड़ों की नहीं अरबों की सौगात देंगे और उस बात पर अब पुष्टि भी हो गई है। 500 करोड़ की परियोजनाएं हैं, जिसमें से करीब 326 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास होगा और करीब 161 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। ऐसी ही एक परियोजना के सामने पहले हम आपको बताएं राजीव मौजूद है। ये अत्याधुनिक बस अड्डा है अयोध्या का, जिसको बनाया जा रहा है। इसको लेकर अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि हर हाल में 3 अगस्त तक ये बस अड्डा तैयार हो जाना चाहिए, इसका काम पूरा हो जाना चाहिए।
और ये बस अड्डा जो है करीब 7 करोड़ रुपए की लागत की ये भी एक परियोजना है जिसका उस दिन लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, लेकिन सुबह से ही लेबर कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अब तो चाहे दिन रात काम करना हो, 3 अगस्त तक इस काम को पूरा किया जाना है। लेकिन शैलेश, क्या ये संभव हो पाएगा? मैं देख पा रहा हूँ कि आप जब तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं तो हमें प्रांगण में पानी ही पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए राजीव, क्योंकि आज सुबह से अयोध्या में, बल्कि कल रात से कहीं बरसात हो रही है, लेकिन यहाँ का जो फर्श आप देखें तो यहाँ पर फर्श पूरा बन चुका है। इसके अलावा आप जो सामने तस्वीरों में देख पा रहे हैं, काली पन्नी जो है उसके नीचे जिस तरह से बस अड्डों पर जगह बनाई जाती है बसों के लिए, वो भी पूरी बन चुकी है। अंदर जो टाइल्स लगने का काम था वो हो चुका है। अधिकारियों ने इसको लेकर बस अड्डे का निरीक्षण भी किया था और बहरहाल ये इस हालत में आ चुका है कि अभी अगर कहा जाए तो इसका उद्घाटन बहरहाल देखना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को आना है, तो इसलिए चाहे अधिकारियों चाहे कर्मचारी सभी तेजी से काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए राजीव, तो यहाँ पर जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनमें एक बड़ी परियोजना है राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय। इसका जो भवन है इसका लोकार्पण करेंगे पीएम। 134.67 करोड़ रुपए की ये परियोजना है जिसका लोकार्पण किया जाएगा। इसके बाद अगर और जो बड़ी परियोजनाओं की बात करें जिनका शिलान्यास है तो उनमें 252.25 करोड़ की एक परियोजना है, 36.750 यानी लगभग 37 किलोमीटर लंबा जो अयोध्या अकबरपुर बसखारी 4 लेन मार्ग है उसका शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। यानी कि कुल मिलाकर इन योजनाओं से बदलने वाली अयोध्या की धरा, अयोध्या की भूमि। शैलेश, इसके साथ साथ ये भी खबरें हैं कि लाखों दिए जलाए जाएंगे, यानी कि वहां का माहौल कुछ इस तरह से किया जाएगा जैसे दिवाली के दिन होता है। सवाल ये है शैलेश कि इसकी क्या तैयारियां, ऐसे कहा जा रहा है कि उस दिन का माहौल कुछ ऐसा होगा जैसे दिवाली के दिन होता है, तो उसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं? ऐसे कहा जा रहा है कि लाखों दिए जलाए जाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से राजीव, देखिए पहले जो योजना थी यहाँ पर उसमें यहाँ पर ये योजना बनाई गई थी जो प्रमुख मार्ग होंगे वहाँ पर लगभग 1 लाख दिए जलाए जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी दी गई थी अवध विश्वविद्यालय को यहाँ के, क्योंकि कोरोना काल है इसलिए ये हुआ था कि कितना मतलब भव्य भी हो लेकिन ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व ना किया जाए। लेकिन अब इसमें सूत्रों की माने तो परिवर्तन हुआ है। अब अकेले जो अवध विश्वविद्यालय है वो 1.25 लाख दिए जलाएगा। इन 1.25 लाख दियों में राम जन्मभूमि का जिम्मा अवध विश्वविद्यालय के पास है। इसके अलावा 10 और प्रमुख स्पॉट होंगे जहां पर इन दियों को जलाया जाएगा। जो स्पॉट होंगे वहां पर 1-1 हजार दिए जलाए जाने की योजना है। हालांकि इन स्पॉट्स की संख्या बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है। शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आप बता रहे हैं कि अलग अलग स्पॉट इसके लिए चुने गए हैं और उन स्पॉट्स पर ये दे रखे जाएंगे और इन स्पॉट्स की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।